अगस्त 1997 मुंबई का धूप छांव अपार्टमेंट के सामने बनी हुई मंदिर, उसमें एक व्यक्ति जाता है, पूजा करके बाहर आता है। जैसे ही वो व्यक्ति बाहर आता है, अचानक 3 शूटर्स आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों को चला के 32 गोलियों से उसको छलनी कर देते हैं। मौत के बाद हाहाकार मच जाता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति पूजा करने गया था कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि टी सीरीज का मालिक और उस समय कैसेट किंग कहा जाने वाला गुलशन कुमार थे। क्यों हुई गुलशन कुमार की हत्या? क्या महेश भट्ट को इस मामले में मालूम था? अबू सालेम ने क्यों की उनकी हत्या? क्या नदीम सैफी का इसमें हाथ था? हम एक एक तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं गुलशन कुमार ने कैसे दरियागंज से एक जूस की दुकान से और मुंबई बॉलीवुड के 65% म्यूजिक कंपनी पे उसका काबिज हो गया था, कब्जा कर लिया था। हम एक एक बात को, एक एक मेहनत को हम उद्घाटित करेंगे। तो पहले हम उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके देते हैं कि गुलशन कुमार कैसे गुलशन कुमार बने। दोस्तों, गुलशन कुमार के पिता दरियागंज में एक जूस की दुकान चलाते थे और वो छोटी सी जूस की दुकान थी। गुलशन कुमार बाद में थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि इस जूस की दुकान से भी हम आगे जा सकते हैं, तो वो उसके बगल में ही कैसेट की दुकान खोल लेते हैं। और कैसेट की दुकान जब वो खोलते हैं तो बाद में उनके दिन ख्याल आता है कि जो अच्छे भक्ति वाले गाने हैं, क्यों ना उनको जो 30 रुपए में उस समय बिकते थे, कि उनको कम रेट पे अपनी आवाज में गा के रिकॉर्ड किया जाए और बेचा जाए। गुलशन कुमार का ये फार्मूला चल निकला। जो कैसेट उस समय 30 रुपए में मिलते थे, गुलशन कुमार मात्र 7 रुपए में अपनी आवाज में उन गानों को गाते थे और बेचते थे। धीरे धीरे इनका कारोबार चल निकला और गुलशन कुमार के पास पैसा आने लगा, तो इनको ये लगा कि अब उनकी मंजिल शायद मुंबई है और वो मुंबई का रुख कर लेते हैं। वहां भी उनका ये फार्मूला चल निकलता है और धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री में वे एक नाम होने लगते हैं, कयामत से कयामत तक। और उसके बाद 92 में आई आस्की। इस मूवी ने गुलशन कुमार को पूरी तरह से बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री पे काबिज करा दिया। दोस्तों, मोर देन 65% म्यूजिक पे गुलशन कुमार काबिज हो गए और उनके पास उस समय अथाह काम हो गया। 85 से लेकर 96 तक गुलशन कुमार हर गाने में टी सीरीज गुलशन कुमार, टी सीरीज गुलशन कुमार। और उस समय गुलशन कुमार की एक विशेषता और भी थी कि वो अपने सिंगिंग में नए न्यू कमर्स को मौका देते थे। उस समय के रफी साहब कहे जाने वाले सोनू निगम को उन्होंने मौका दिया, किशोर कुमार कहे जाने वाले कुमार सानू को मौका दिया, अनुराधा पौडवाल को मौका दिया, और ये आज बॉलीवुड के नामचीन और सबसे स्थापित नाम बन चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने आस्की में एक नई और फ्रेश जोड़ी नदीम श्रवण को लॉन्च किया और ये भी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्होंने काफी नाम कमाया। लेकिन अब नदीम श्रवण की जोड़ी में से जो नदीम सैफी था, उसको लगा कि अब म्यूजिक देने के साथ ही क्यों ना अपने आवाज में भी कुछ एल्बम को निकाला जाए और आगे बढ़ा जाए। नदीम श्रवण ने हाय अजनबी नाम का एल्बम निकाला, लेकिन शायद आवाज उतनी अच्छी नहीं थी, लोगों को पसंद नहीं आई। हालांकि गुलशन कुमार ने इसका प्रमोट भी किया था, लेकिन वो एल्बम चला नहीं। तो नदीम सैफी को यह लगता है कि शायद गुलशन कुमार ने प्रमोट नहीं किया, इसलिए उसका ये एल्बम नहीं चला। और वो गुलशन कुमार के पास आता है, काफी नाराजगी भरे लहजे में कहता है कि तुमको देख लिया जाएगा। गुलशन कुमार उस बात को, उस धमकी को थोड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन नदीम सैफी वहां से जाता है और दाऊद इब्राहिम से मिलता है। फिर दाऊद इब्राहिम अबू सालेम को कॉल करता और कहा जाता है कि उस समय टिप्स कंपनी के जो मालिक रमेश तोरानी थे, जो अभी स्थापित होने का प्रयास कर रहे थे, वो भी चाहते थे कि किसी तरीके से गुलशन कुमार को रास्ते से हटा दिया जाए। ये चारों लोगों की मीटिंग दुबई में होती है और 25 लाख का टोकन अबू सालेम को दिया जाता है। कहा जाता है कि ये पैसा रमेश तोरानी ने ही उपलब्ध कराया था। अबू सालेम को भी ये भी लगता है कि बॉलीवुड में सबसे स्थापित नाम इस समय गुलशन कुमार है। अगर गुलशन कुमार की हत्या कर दी जाती है तो शायद उसका बड़ा नाम हो जाएगा और बॉलीवुड में वो भी फिरौती के मामले में काफी नामचीन हो जाएगा। अबू सालेम को ये बहुत फायदे का सौदा लगता है। फिर उसके बाद वो अपने 2 शूटर्स राशिद मर्चेंट और असद रऊफ को कॉल करता है। अब आपको यहां से कुछ स्टोरी में थोड़ा सा टर्न लाते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने इस मर्डर के बारे में कहा था कि उन्होंने महेश भट्ट को इस बारे में बताया था कि गुलशन कुमार की हत्या हो सकती है और 12 अगस्त का डेट मुकर्रर है, मंदिर के पास हो, कि आप गुलशन कुमार से कहिए कि वो कुछ दिन तक वहां पे न जाए। अब शायद महेश भट्ट ने ये बात गुलशन कुमार को बताई नहीं। 5 अगस्त को
अबू सलेम गुलशन कुमार को फ़ोन करता है और बताता है कि तुमने नदीम सैफी के एल्बम को प्रमोट क्यों नहीं किया। तो गुलशन कुमार कहते हैं भाई नदीम सैफी की आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी, एल्बम को मैंने प्रमोट किया था लेकिन लोगों का प्यार नहीं मिला इसलिए एल्बम फ्लॉप हो गया। अबू सलेम काफ़ी नाराज होता है, कहता तुमने ये गलत किया है। फिर 9 अगस्त को उसका कॉल आता है, कहता तुमने साथ मेरी धमकी को बहुत हल्के में लिया और पुलिस कमिश्नर तक को ये बात तुमने बतानी उचित नहीं समझी। गुलशन कुमार कहते हैं अब मेरी कोई गलती नहीं, अगर एल्बम फ्लॉप हो गया फिर नदीम सैफी को तो मैं काम देना चाहता ही हूँ। नदीम सैफी फिर से आए और मेरे साथ वो काम करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अबू सलेम को वो सुपारी मिल चुकी थी। 12 अगस्त का 10 बजे का समय होता है। गुलशन कुमार अपने ऑफिस जाने के पहले मंदिर जाते थे। उस दिन भी वो महादेव के पास जाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद निकलते हैं। धूप छांव अपार्टमेंट के बगल में ये मंदिर था और मंदिर से थोड़ी दूरी पे एक नाई की दुकान थी जहां तीनों शूटर्स बैठे हुए थे। जैसे ही गुलशन कुमार बाहर पूजा करके निकलते हैं, एक शूटर उनके पास आता है और बोलता बहुत कर लिया तुमने पूजा, अब तुम ऊपर जाके पूजा करना, और गोली चला देता है। गोली उनके कान के पास से निकलती है। गुलशन कुमार भागना शुरू कर देते हैं, बगल में एक घर में घुसने का प्रयास करते हैं लेकिन लेडीज दरवाजा बंद कर देती है। तब तक 3 गोलियां उनके पीठ में दाग दी जाती हैं। फिर भी वो घिसटते हुए भागते हैं, दूसरे घर में जाते हैं। वो घर भी दरवाजा बंद कर लेता है दोस्तों, और एक एक करके सर से लेके गले और गले से लेके सीने और पीठ में टोटल 32 गोलियों से उनको छलनी कर दिया जाता है। पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। बाद में एक जिसका नाम निकल के आता है कि ये मर्डर किसने करवाया, तो बाद में पता चलता है अबू सलेम ने करवाया। अबू सलेम पुर्तगाल भाग जाता है। भारत सरकार उसका प्रत्यर्पण करती है, लेकिन मुंबई पुलिस ने शायद होमवर्क अच्छे से नहीं किया था। उसने गुलशन कुमार की हत्या में जो रिपोर्ट था वो साथ में संलग्न नहीं किया था, और अबू सलेम को इस शर्त पे पुर्तगाल से लाया जाता है कि इस पे 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के ही केस चलेंगे, बाद में जोड़े हुए कोई मामले इस पे नहीं चलेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 1993 का जो मुंबई बम ब्लास्ट था उसमें अबू सलेम एक बहुत बड़ा नाम था, और आज अबू सलेम मुंबई के आर्थर रोड जेल में एक गुमनाम सा जिंदगी काट रहा है। और दाऊद इब्राहिम के बारे में भी अफवाह उड़ती है कि वो शायद मर चुका है। इन दोस्तों गुलशन कुमार की मौत पे बॉलीवुड में किसी ने दुख नहीं जताया था। मैं किसी तरीके का हत्या का बहुत बड़ा विरोधी हूं, लेकिन हाल ही में जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, जिस तरीके से बॉलीवुड में कुछ लोगों ने विधवा विलाप किया है, ये डुअल स्टैंडर्ड पे कभी कभी दुख होता है। उस समय गुलशन कुमार की हत्या हुई, दिव्या भारती की हत्या हुई, हाल में दिशा सालियान की हत्या हुई, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, तब बॉलीवुड के लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबा सिद्दीकी के मर्डर पे विधवा विलाप शुरू हो गया। दोस्तों मर्डर तो मर्डर होता है, चाहे किसी प्रकार का हो। तो क्या गुलशन कुमार की हत्या जो हुई महेश भट्ट को मालूम था? हालांकि राकेश मारिया पुलिस कमिश्नर ने भी इस बात को कहा, और नदीम सैफी जिसके ऊपर गुलशन कुमार इतना विश्वास करते थे, क्या उसने सही काम किया? दोस्तों इस बात को अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।